हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, DSSB, यूपी टेट, इसके साथ साथ यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल वीडियो एग्जाम और वीडियो री एग्जाम के साथ साथ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो हमारे भारत की प्रस्तावना है संविधान की, उसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, बी है 45वां संविधान संशोधन, सी है 51वां संविधान संशोधन और डी है 43वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? 1976 में। इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में सिर्फ धर्मनिरपेक्ष ही नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष अखंडता और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष अखंडता इसके साथ साथ समाजवाद, ये दो शब्द भी और जोड़े गए थे। तो कुल मिलाकर के ये तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। इसके साथ साथ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में अमूलचूल कई परिवर्तन किए गए, जिसके कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की जो है संज्ञा दी जा सकती है, तो वह हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है, या अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों को ऋण देते हैं। तो यहाँ पर जो रेपो दर है उसका सही अर्थ क्या होगा? या रेपो दर वह दर है जिस पर क्या करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? तो जो वर्तमान में लोकसभा में स्थानों का आवंटन चल रहा है वह पूर्व की जनगणना के आधार पर ही स्थान आवंटित अभी भी किए गए हैं। तो वह आपकी कौन से वर्ष की जनगणना है? ऑप्शन है आपके सामने 1971, 1981, 1991 और 2001, यानी कि 1971, 1981, 1991 और 2001। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार ही लोकसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। और वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट्स में देंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि नागरिकता समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समता, बी है अवसर की समानता, सी है धन का समान वितरण और डी है राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा नागरिक समता। नागरिक समता का मतलब है कि सभी नागरिक कैसे हैं? समान है। लेकिन किस रूप से? अवसर के लिए। तो देखिए, अवसर की समानता का वर्णन जो है वह किस में किया जाता है? इसके लिए आप अनुच्छेद अगर कहेंगे तो यह आ जाएगा आपका अनुच्छेद 16। उसके अंतर्गत कहा गया है कि सभी को अवसर की समानता है। धन का समान वितरण, ऐसा नहीं है कि हम सभी नागरिकों में धन का समान वितरण कर दें, ऐसा तो संभव है ही नहीं, क्योंकि धन कहीं से बांटा नहीं जा रहा है जो सभी को मिल जाए, और सभी की आर्थिक स्थिति एक समान होना संभव नहीं है। अगला देखेंगे कि राज्य के मामलों में समान भागीदारी का समान अधिकार। जी नहीं, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के लिए सभी नागरिक कैसे होंगे? बराबर होंगे। विधि के समक्ष समानता, और ये बात आपकी कही गई है अनुच्छेद नंबर 14 के अंतर्गत। और ये सभी अनुच्छेद आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो 12 से लेकर के 35 तक के सभी अनुच्छेद आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त है।
जो तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त है वह किसके लिए है, मतलब किस नदी के पास है। ऑप्शन ए है कृष्णा, गोदावरी और द्रोणी, कावेरी और द्रोणी, महानदी और द्रोणी, पलार, पेन्नार, द्रोणी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कृष्णा, गोदावरी और द्रोणी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है गोदावरी, पायरी, हंसदेव, तेल। बी है महानदी, पूर्णा, पेनगंगा और वेनगंगा। सी है कृष्णा, मंजारा और दुधना, इंद्रावती। डी है कावेरी, कबानी, हेमावती और अमरावती। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में कौन युग्मों में एक सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कावेरी, कबानी, हेमावती और अमरावती। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष की शेष अवधि की तुलना में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है। यानी कि पूरे वर्ष भर की यदि वर्षा की तुलना की जाए तो उसकी अवधि की तुलना में जो शीत ऋतु है यानी कि सर्दियों में वर्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन है आपके सामने बिहार, बी है उड़ीसा, सी है पंजाब और डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में संपूर्ण यानी कि पूरे वर्ष भर की शेष अवधि की तुलना में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन ए है स्मिता पटेल, बी है नरगिस दत्त, सी है मीना कुमारी और डी है मधुबाला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नरगिस दत्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किन में तेल शोधन कारखाने हैं। किस राज्य में तेल शोधन कारखाने स्थित हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, बी है हरियाणा में, सी है केरल में और डी है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और केरल इन तीनों जगह पर तेल शोधन कारखाने स्थित हैं। अगला प्रश्न आपका कला साहित्य से संबंधित है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है पंडित महाराज कृष्ण तबला से संबंधित हैं, बी है पंडित महाराज बिरजू सरोद से संबंधित हैं और नेक्स्ट है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं, उस्ताद विलायत खान सितार से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके पंडित महाराज कृष्ण तबला से संबंधित हैं, ये बिल्कुल राइट है। शहनाई से संबंधित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ये भी सही है। और उस्ताद विलायत खान का संबंध सितार से है, ये भी सही है। लेकिन पंडित बिरजू महाराज का संबंध सरोद से नहीं बल्कि किससे है, कत्थक से है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, कत्थक से है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कत्थक से। तो यही आपका गलत था और जो कि आपसे पूछा गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन ए है 2000 सिडनी ओलंपिक में, 1996 अटलांटा ओलंपिक में और सी है 1980 मास्को ओलंपिक में, डी है 1972 म्यूनिक ओलंपिक में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1980 मास्को ओलंपिक में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि 3 कथन सत्य हैं और एक कथन कैसा है, असत्य है। ऑप्शन आपके सामने है, ए है लॉर्ड वेलेजली ने प्रथम 3 भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बी है लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ आरंभ किया था, सी है लॉर्ड रिपन ने शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन आरंभ किया था और डी ऑप्शन है कि लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। सी भी सही है कि लॉर्ड रिपन ने शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन का आरंभ किया था और इसके साथ साथ बी भी आपका सही है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ आरंभ किया था। लेकिन ए आपका सही नहीं है कि लॉर्ड वेलेजली ने प्रथम 3 भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। ये कथन पूरी तरीके से गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका पूना पैक्ट संबंधित था। ऑप्शन ए है दलित वर्ग से, बी है हिंदू मुस्लिम एकता से, सी है संवैधानिक प्रगति से और डी है शैक्षिक सुधार से। तो पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में पूना पैक्ट जो है संपन्न हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो यरवदा जेल पुणे में ये समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर जी के बीच में वर्ष 1932 में और जिसका संबंध था
दलित वर्ग से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूना पैक्ट का संबंध किससे था? दलित वर्ग से था। अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था, 1932 में हुआ था। यरवदा जेल पुणे में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है? ऐसा कौन सा व्यय है जो कि भारत की संचित निधि पर प्रभारित नहीं होता है? ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजनाओं का व्यय, बी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का व्यय, और सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का व्यय, डी है भारत सरकार के ऋण का प्रभार। तो बी, सी और डी ये तीनों ही जो आपके व्यय हैं ये भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि आपका जो पंचवर्षीय योजनाओं का व्यय है वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। और यही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 75, सी है अनुच्छेद 76 और डी है अनुच्छेद 356। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यहीं पर अनुच्छेद अगर 60 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया जाता है, और अनुच्छेद 75 जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है इसके अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और जिसका मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार का वर्णन अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, बल्कि इसकी जगह पर कहीं पर भी पूरे संविधान में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। यहीं पर अगर बात की जाए अनुच्छेद 76 की, तो अनुच्छेद 76 में जो अनुच्छेद 76 है उसके अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई है, और भारत के महान न्यायवादी की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना कार्य करेगा। अनुच्छेद 356 की बात की जाए तो इसके तहत जो राष्ट्रपति है वह आपातकालीन स्थितियां जारी करता है। जैसे कि यदि राष्ट्रपति को लग रहा है कि किसी भी प्रकार से उपयुक्त स्थान पर जो संवैधानिक तंत्र है वह विफल हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 356 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा सकता है। और अगर बात की जाए अनुच्छेद 352 की, तो अनुच्छेद 352 यानी कि जब बाह्य आक्रमण जैसी स्थितियां देश में उत्पन्न होती हैं तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपात भारत में दिखाई देता है तो राष्ट्रपति शासन जारी कर देता है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाने वाले अध्यादेश हैं, शासन हैं, वह कितने हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात जो लगाया जाता है 360 के अंतर्गत, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 356 के अंतर्गत, और बाह्य आक्रमण होने पर राष्ट्रपति शासन 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, किसके रूप में? तो मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, बी है राज्य की विधान परिषदों द्वारा, सी है राज्य की विधानसभा और विधान परिषदों द्वारा, डी है नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह किस प्रकार चुने जाते हैं? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी मिट्टी सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके सूखने के बाद उसमें सबसे ज़्यादा दरारें आ जाती हैं? ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी, बी है सनरद्र मिट्टी, सी है बलुआ मिट्टी और डी है दोमट मिट्टी। तो देखिए बलुआ मिट्टी में दरारें नहीं बल्कि वो एक बालू की तरह बिखर जाती है, तो उसमें दरार नहीं कहेंगे, उसे रवे की तरह बिखरना कहेंगे। नेक्स्ट है आपका सनरद्र मिट्टी, ये भी नहीं होगी। और अगला है आपका दोमट मिट्टी, तो इसमें भी नहीं, लेकिन चिकनी मिट्टी जो होती है यह सूखने के बाद सबसे ज़्यादा दरारें इसी मिट्टी में पड़ती हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ड्वाकर योजना संबंधित है। ड्वाकरा योजना
संबंधित है किससे? ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास से, बी है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार एवं प्रौढ़ शिक्षा से, सी है शेयर बाजारों के विकास से और डी है एड्स नियंत्रण से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो ड्वाकर योजना है वह शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित है। कई तरीके से यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है कि ये ग्रामीण महिलाओं को रोजगार एवं प्रौढ़ शिक्षा देने से है, तो जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा कि ये शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं कि, अब देखिए आपको दोनों धर्म के बारे में जब पता होगा तभी आप उसकी समानता और असमानता के बारे में भी तुलना कर पाएंगे। इसके लिए आपको हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको बेसिक से लेकर के और लास्ट जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट क्लियर की गई हैं चीज़ें, और टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया गया। आई थिंक शायद 15 मिनट और 17 मिनट की वीडियो होंगी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, और उनसे ही सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सत्य हैं, बी है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऐसा दोनों धर्मों में कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और डी है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए मध्यम मार्ग को दोनों धर्म नहीं अपनाते हैं, मध्यम मार्ग को दोनों धर्म नहीं अपनाते हैं, और स्त्री पुरुष दोनों के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई बात का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है दोनों धर्मों में। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑप्शन बी की तरफ की मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मोक्ष है वो मिल सकता है, ऐसी चीज़ें इन धर्मों में कही गई हैं। जबकि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कर्म एवं पुनर्जन्म इन दोनों ही सिद्धांतों पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म पर जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी दोनों ही धर्म अपनी अपनी मोहर लगाते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है, और कर्मवाद पर भी ये दोनों धर्म जो है अपनी अपनी विशेषताएं प्रकट करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, जो गांधार कला है वह किस शैली का संश्लेषण है? ऑप्शन ए है भारतीय एवं फारसी का, बी है भारतीय और चीनी का, सी है भारतीय और तुर्की अफगानी का, डी है भारतीय तथा यूनानी का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो गांधार कला है वह भारतीय और यूनानी कला का एक सम्मिश्रण है। अब अगर प्रश्न किया जाए कि ये गांधार कला सबसे ज़्यादा किस काल में प्रचलित रही है या किस काल में इसे सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश में ये गांधार कला सबसे ज़्यादा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो ऑप्शन डी था कि भारतीय और यूनानी कला का संगम है गांधार कला, और ये किस काल में सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर थी, तो कुषाण वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। इस सेशन में हमने अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से लेकर के सभी पोर्शंस को टच करने की कोशिश की है। इन 20 क्वेश्चंस में आपको जीके के सभी अराउंड क्वेश्चन मिल गए होंगे, तो आई होप कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।